गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट सेकंड कोवलेंट बॉन्ड में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य। बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य। बंध सामर्थ्य। सबसे पहले हमारे पास में बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। देखो हमारे पास में जो बॉन्ड जो चैप्टर हमारे पास में क्या है, सहसंयोजक कंपाउंड है, यानी हमारे पास में बॉन्ड कैसा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। और सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे आपके पास में सहसंयोजक बंध है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और 2 हमारे पास में उदासीन मूलकों का निर्माण करने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं बंध ऊर्जा। यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा यानी कि इस बॉन्ड को तोड़कर, यानी किसी आपके पास में कोई अणु है, उस अणु में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित एकल बंध या सहसंयोजक बंध है, इसको तोड़कर 2 मुक्त मूलकों का निर्माण करने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, ठीक है। बंध ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक होती है वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा होती है। एक आपके पास में बंध ऊर्जा। जो दूसरा आपके पास में क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन क्या होता है, बंध ऊर्जा क्या होती है, उनको हम आके देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है बंध ऊर्जा की, किसी अणु या यौगिक में, किसी अणु या यौगिक में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध को तोड़कर 2 उदासीन मुक्त मूलकों के, यानी फ्री रेडिकल के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं। बंध ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब किसी अणु या यौगिक में 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध को तोड़कर 2 उदासीन मुक्त मूलकों का निर्माण, मुक्त मूलकों के निर्माण हेतु आवश्यक ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। यानी आपके पास में, जैसे आपके पास में एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो आपके पास में ए मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये मुक्त मूलक आपस में मिलकर वापस बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं आवश्यक आपके पास में बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। बंध ऊर्जा
दो प्रकार की होती है। पहला आपके पास में है वियोजन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा जिसको हम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास में वियोजन ऊर्जा क्या होती है? गैसीय अवस्था में किसी अणु के दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध को तोड़कर और आपके पास में मुक्त मूलक बनाने की जो प्रक्रिया है, या मुक्त मूलक बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा। ठीक है, गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो मुक्त मूलकों के निर्माण हेतु आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है, वियोजन ऊर्जा कहलाती है। यानी गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो मुक्त मूलकों के निर्माण हेतु जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम कहते हैं बंध वियोजन। आपके पास में बंध वियोजन ऊर्जा, अर्थात इसका एग्जाम्पल लें, हमारे पास में हम जल का अणु लें, यानी बंध वियोजन ऊर्जा को आप डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किसके द्वारा? डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, जल का अणु लें, जैसे HOH, और आपके पास में इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें यहाँ से। ठीक है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास में क्या होगा? HO मुक्त मूलक प्लस H मुक्त मूलक। यानी कि इस OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे को जो एनर्जी चाहिए, डी हमारे पास में कितनी होगी? 118 किलो जूल प्रति मोल। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 118 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब आगे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करें, और H मुक्त मूलक, O मुक्त मूलक, और यहाँ पे जो एनर्जी है D बराबर 100 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, यानी कि आपके पास में कैसा होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ले सकते हो, आपके पास में गैस, आपके पास में जलवाष्प हम ले सकते हैं। यानी कि गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर, एक बॉन्ड को तोड़कर दो मुक्त मूलकों के निर्माण हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं वियोजन ऊर्जा। और वियोजन ऊर्जा को हम डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी यानी डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास में यहाँ पे H2 यानी OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपके पास में एनर्जी है वो कितनी है? 118 किलो जूल प्रति मोल है, और यहाँ पे दो मुक्त मूलकों का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। इसी के बाद आपके पास में आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आपके पास में एक बॉन्ड में आपके पास में यहाँ पे दो मुक्त मूलक आपके पास में, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, तो आपके पास में ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 100 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, दूसरा आपके पास में प्रकार है बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। बंध ऊर्जा से मतलब है किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जा का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाती है। किसी अणु के विभिन्न बंधों के
विभिन्न बंधों के या बंधों की वियोजन ऊर्जा का या वियोजन ऊर्जा की औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। बंध ऊर्जा कहलाती है। यानी कि आपके पास में जो बॉन्ड एनर्जी है, आपके पास में कोई अणु है या आपके पास में ये वाला जल का अणु था, इसमें आपके पास में दो प्रकार के बॉन्डों का ब्रेक हो रहा था। अगर हम उनका औसत निकाल लें तो औसत निकालने पर जो हमारे पास में एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं बंध ऊर्जा। यानी कि आपके पास में इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 118 किलो जूल एनर्जी चाहिए, इस वाले को लिए आपके पास में 100 चाहिए। इन दोनों का हम औसत निकाल दें, यानी 109 किलो जूल जो एनर्जी होगी उसे हम कह देंगे बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, जैसे आपके पास में फॉर एग्जाम्पल हम लें, जैसे आपके पास में जल का ये अणु है, OH बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दोनों बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए HO और ये मुक्त मूलक, और यहाँ पे जो आपके पास में एनर्जी होगी बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा जो बॉन्ड एनर्जी है वो होगी 109 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि इन दोनों जो आपके पास में बॉन्ड है इनकी जो औसत ऊर्जा होगी उसे हम कहते हैं बंध ऊर्जा। यानी किसी अणु के विभिन्न बंधों के वियोजन ऊर्जा की औसत ऊर्जा। यानी कि इन दोनों को हमने अलग अलग ब्रेक किया है। एक के लिए हमारे पास में 118 आई है, दूसरे के लिए 100 आई है। इन दोनों का हम औसत निकालें 118 + 100/2 यानी 109 किलो जूल प्रति मोल। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जल के अणु के लिए बंध ऊर्जा का मान, देखो बंध वियोजन आपके पास में अलग है, बंध ऊर्जा का मान कितना होता है 109 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये हमारे पास में बंध ऊर्जा की जो है डेफिनेशन हो गई है। अब हमारे पास में है बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य को यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें पहला फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। किसी अणु में बंध क्रम का मान जितना अधिक होता है या बंध क्रम जितना ज़्यादा होता है उसकी बंध ऊर्जा यानी बंध को वियोजन करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी बजाय सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की अपेक्षा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इसका मतलब ये है कि बंध क्रम का मान जितना ज़्यादा होगा उसका बंध सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा, और बंध सामर्थ्य अधिक होगा तो वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखें हम। यानी कि हमारे पास में
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। यहाँ पे हमारे पास में बॉन्ड लेंथ, एंगस्ट्रॉम में है और बॉन्ड एनर्जी किलोजूल प्रति मोल है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम। यानी जैसे जैसे आपके पास में बंध क्रम बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अर्थात हम कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यानी जैसे आपके पास में बंध क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास में डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी हमारे पास में 79.1, 141.3 किलो जूल प्रति मोल। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए हमारे पास में जो एनर्जी होगी वो होगी 194.4 किलो जूल प्रति मोल। पहला कारक हमारे पास में है बंध क्रम। पहला हमारे पास में जो बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उस कारक में पहला कारक हमारे पास में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम है। बॉन्ड ऑर्डर का मान बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी के समानुपाती होता है, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ने पर बंध सामर्थ्य में क्या होगी, वृद्धि होगी, और बंध सामर्थ्य बढ़ेगा तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रकार के बॉन्ड हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ क्या होगी, सर्वाधिक होगी। फिर लेंथ आपके पास में थोड़ी कम और कम, यानी जो बॉन्ड लेंथ है ये आपके पास, इसकी लंबाई कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.2 एंगस्ट्रॉम। जिसकी आपके पास में बॉन्ड लेंथ कम होगी उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 79.1 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारे पास में कितनी होगी, 141.3 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी इन दोनों बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे इन तीनों बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो कितनी चाहिए हमारे पास में, 194.4 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आपके पास में बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी है और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सर्वाधिक है। ठीक है, तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि आपके पास में किसी अणु, आपके पास में जो सहसंयोजक बंध है वो 3 प्रकार का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें बंध क्रम क्या है, 3 है, इसका बंध क्रम 2 है, इसका बंध क्रम 1 है। जहाँ आपके पास में बंध क्रम बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और जो बॉन्ड एनर्जी है उसके मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, 1.54, 1.34, 1.20 और यहाँ पे 79.1, 141.3 और 194.4। दूसरा हमारे पास में है एटॉमिक साइज, परमाणुवीय आकार, इसको नोट करो आप। दूसरा आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग है परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक साइज। परमाणुवीय आकार देखो, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड एनर्जी। ये हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड 1/, बॉन्ड एनर्जी। यानी जैसे जैसे आपके पास में परमाणु आकार बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास में जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी आपके पास में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, परमाणु आकार बढ़ेगा तो वहाँ पे बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी तो आपके पास में उसका जो बंध सामर्थ्य है वो घटेगा, और आपके पास में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु आकार है वो आपके पास में सीधा जो बॉन्ड ऑर्डर है, यानी आपके पास में बॉन्ड एनर्जी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकार में जैसे जैसे आपके पास में वृद्धि होगी, आकार में जैसे जैसे वृद्धि होगी बंध ऊर्जा का मान वैसे वैसे आपके पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या आपके पास में देखो, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन Cl, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। यानी आपके पास से अपन देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ किस में होगी आपके पास में, एंगस्ट्रॉम में, और बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी है वो किस में है, किलो जूल प्रति मोल में है। CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी आपके पास में जो बॉन्ड लेंथ है 1.14 एंगस्ट्रॉम, CCl बॉन्ड है ये आपके पास में 1.76, 1.9691 और 2.10 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास में बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड एनर्जी हमारे पास में क्या होगी, 99.5, 78, 69 और 51 किलो जूल प्रति मोल। परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। परमाणु आकार आपके पास में जैसे जैसे बढ़ता है, यानी आपके पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.14 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास में 1.76 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.91 एंगस्ट्रॉम है। और कार्बन जो आयोडीन है इसके मध्य जो आपके पास में बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास में 2.1 एंगस्ट्रॉम है। बॉन्ड एनर्जी आपके पास में किलोजूल प्रति मोल में, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 99.5 किलोजूल प्रति मोल। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 78 किलोजूल प्रति मोल, इसको ब्रेक करने के लिए 69 किलोजूल प्रति मोल एनर्जी, और इसको तोड़ने के लिए 50.1 किलोजूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे आपके पास में परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जैसे जैसे परमाणु आकार में वृद्धि होती है वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी आपके पास में एटॉमिक साइज है वो बॉन्ड एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो आपके पास में देखो ये आपके पास में CH आपके पास में कोई अणु है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास में जैसे आपके पास में लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके पास में बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग है %S करैक्टर। इसको आप नोट कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है %S करैक्टर या %S लक्षण या गुण या संकरण के प्रकार। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग है %S करैक्टर या संकरण के प्रकार, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपके पास में संकरण sp, sp2, sp3 है, तो वहाँ आपके पास में बॉन्ड एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं परसेंट एस करेक्टर प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, परसेंट एस करेक्टर प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे आपके पास में किसी अणु में परसेंट एस करेक्टर या संकरण का मान बढ़ता है, संकरण या आपके पास में एस गुण है, उनकी वृद्धि होती है, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अपने आप ही स्वतः वहाँ पे अधिक होगी। जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल आपके पास में बॉन्ड ठीक है, आपके पास में कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या फिर आपके पास में ये हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में आपके पास में संकरण क्या है, अलग अलग है। तीनों में आपके पास में संकरण देखें, इसमें ये आपके पास में बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जो संकरण होगा वो कौन सा है, sp3 संकरण है, यहाँ पे sp2 संकरण है, और यहाँ पे sp संकरण है। ठीक है, प्रतिशत एस करेक्टर यहाँ पे कितना है आपके पास में 25% है, ये आपके पास में 33.33%, और यहाँ पे है 50% करेक्टर। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे आपके पास में बॉन्ड लेंथ, अब ये बॉन्ड लेंथ आपके पास में कितनी होगी 1.14 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है वो आपके पास में 1.11 एंगस्ट्रॉम, और ये आपके पास में 0.9 या 1.06 एंगस्ट्रॉम। जैसे आपके पास में परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। इसी के साथ में आपके पास में बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपके पास में एनर्जी होनी चाहिए वो आपके पास में है 99.13 किलो जूल प्रति मोल, और आपके पास में जो sp2 संगृहीत परमाणु है उसके लिए आपके पास में जो एनर्जी है वो आपके पास में है 106.38 एंगस्ट्रॉम, और ये आपके पास में 121 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम वो किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, यानी कि आपके पास में परसेंट एस करेक्टर है, यानी आपके पास में परसेंट एस करेक्टर प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। आपके पास में बॉन्ड है कार्बन कार्बन, आपके पास में यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पास में एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें हम संकरण देखें तो संकरण देखने पर हमारे पास में सिग्मा बंद, सिग्मा 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 4 सिग्मा है, तो आपके पास संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा पाई और सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो संकरण होगा, यानी आपके पास में एक डबल बॉन्ड है, दो आपके पास में सिंगल बॉन्ड है ऐसे, तो आपके पास में कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। और यहाँ आपके पास में सिग्मा 2 पाई और 2 सिग्मा है, तो यहाँ पे संकरण कौन सा होगा, sp संकरण होगा। परसेंट एस करेक्टर यहाँ पे आपके पास में 2 s है और 3 p है, एक s और 3 p है, s px py और pz, इनको हम 100% डिवाइड करें 25 25 25 25, अर्थात हम कह सकते हैं जो एस करेक्टर कितना है आपके पास में 25% है। इस वाले आपके पास में 3 पार्ट होंगे, एक एस है 2 p है, तो आपके पास में 33.33,
और यहाँ के पास में एस और पी दो हैं, 50% एस के हैं, 50% पी के हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करें 1.14 एंगस्ट्रॉम, 1.11 एंगस्ट्रॉम और 1.06 एंगस्ट्रॉम। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए 99.43 किलोजूल प्रति मोल, 106.38 किलोजूल प्रति मोल, 121.18 किलोजूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये हमारे पास में तीसरा कारक हो गया फैक्टर ऑफ एक्टिंग, परसेंट ऑफ एस करेक्टर, परसेंट ऑफ एस करेक्टर। बाकी हमारे पास में इसमें 3 कारक और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।